आज इस लेक्चर में हम राजस्थान भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और राजस्थान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैं वह है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह जिला कौन सा है। यानी जो राजस्थान, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ सबसे उत्तर में है कोणा गांव गंगानगर का और राजस्थान के दक्षिण में स्थित है बोरगुंड गांव बांसवाड़ा का। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा और जो राजस्थान के सबसे पश्चिम में है कटरा गांव जैसलमेर का और सबसे पूर्व में है सिलोन गांव धौलपुर का। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा आपस में एक दूसरे को कौन से ज़िले में काटेगी। ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कौन से ज़िले में काटेगी, तो वो है नागौर। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नागौर जिले में काटती हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय और भारत के दक्षिण में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इन दोनों के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या वो धूपमढ़ी है, क्या वो अमरकंटक है, क्या वो गुरु शिखर है, क्या वह अनायमुड़ी है। हिमालय पर्वत और नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। याद रखना, यहाँ से दो फैक्ट हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। पहली तो है भारत में, अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वह है कंचनजंगा। अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8411 मीटर। ध्यान से सुनना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वह है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी वह है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8411 मीटर। ये स्थित है POK में, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये K2 ये है काराकोरम श्रेणी में। याद रखना, K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह हिमालय का भाग नहीं है, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। याद रखना, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी K2 और भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा। वैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वह है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाईमुडी पर्वत चोटी अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2437 मीटर और सतपुड़ा पर्वत, इसकी ऊंचाई है सबसे ऊंची चोटी है धूपमढ़ी। इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। जो धूपमढ़ी चोटी है ये है मध्य प्रदेश में और जो याद रखना डोडा बेटा है ये है तमिलनाडु में। और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी पर्वत चोटी है केरल में। इन फैक्ट को भी याद रखना, अनाईमुडी पर्वत चोटी है केरल में, डोडा बेटा है तमिलनाडु में और जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपमढ़ी, ये है मध्य प्रदेश में। और जो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, यह भी स्थित है मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर का दुर्ग, इसे सोनारगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है।
क्या ये 56 की पहाड़ियों पर है, क्या त्रिकुट की पहाड़ी, चिड़ियाटुक की पहाड़ी या फिर मेसा के पठार पर। जो जैसलमेर का दुर्ग है, जिसे सोनारगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है, ये स्थित है त्रिकुट की पहाड़ी पर, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। देखिए जो 56 की पहाड़ियाँ हैं इस पर स्थित है सिवाना दुर्ग, और त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर का दुर्ग, और जो चिड़ियाटुक पहाड़ी है इस पर स्थित है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जो जोधपुर का दुर्ग है इसे कहा जाता है मेहरानगढ़, और जो मेसा का पठार है इस पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किले को ये स्थित है मेसा के पठार पर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। 56 की पहाड़ियों पर सिवाना दुर्ग, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग और मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूचियाँ दे रखी हैं। सूची फर्स्ट में त्रिवेणी संगम दे रखे हैं, सूची सेकंड में नदियाँ दे रखी हैं। तो इनको सम्मिलित करना है कि कौन से त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम बनास नदी के बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी बनास नदी से रिलेटेड फैक्ट हैं उनको लिया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए जो बनास नदी है इसे वन की आशा कहा जाता है। जो बनास नदी है इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। ये खमनोर की पहाड़ियाँ स्थित हैं राजसमंद जिले में। खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद ये राजसमंद जिले में फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में ये रामेश्वर धाम के निकट ये चंबल नदी में मिल जाती है, यानी चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। ये कुल 6 जिलों में बहती है और पूर्णतः राजस्थान में बनने वाली ये सबसे लंबी नदी है। ये पूर्णतः राजस्थान में 480 किलोमीटर बहती है। ये फैक्ट भी याद रखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। रामेश्वर धाम के निकट ये चंबल में मिल जाती है। देखे खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, फिर ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में ये रामेश्वर धाम के निकट ये चंबल में मिल जाती हैं। अब देखते हैं बनास नदी व उसकी सहायक नदियाँ व संगम स्थल। जो बनास नदी है इसमें 3 संगम स्थल महत्वपूर्ण हैं। ये कौन कौन से हैं संगम स्थल उनको देखते हैं। जो पहला बनास नदी का पहला संगम होता है वो होता है बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में बनास में बेड़च और मैनाल नदी मिलती हैं। देखिए खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, उसके बाद में यह राजसमंद जिले, फिर चित्तौड़गढ़ जिले, फिर भीलवाड़ा में बनास पर पहला त्रिवेणी संगम होता है, वो होता है बिगोद में पहला संगम होता है। इसमें बेड़च और मैनाल नदी मिलती है बिगोद में। इसके बाद दूसरा संगम होता है राजमहल, जो कि टोंक में स्थित है। यहाँ पर बनास, डाई और खारी, इन 3 नदियों का संगम होता है राजमहल टोंक में। देखिए जो राजमहल है यहाँ पर बिसलपुर डैम बनाया हुआ है, इसको भी याद रखना। बिसलपुर डैम बनास नदी पर बनाया गया है और ये राजमहल टोंक में स्थित है। जो तीसरा संगम है वह है बनास, चंबल और सीप। जो बनास नदी चंबल नदी में मिलती हैं वो मिलती हैं रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। इन तीनों संगमों को याद रखना। पहला संगम है बिगोद भीलवाड़ा, यहाँ पर बनास, बेड़च और मैनाल, इन 3 नदियों का संगम होता है। दूसरा राजमहल टोंक, यहाँ पर बनास, डाई, खारी नदियों का संगम होता है। तीसरा है रामेश्वर घाट, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पर बनास, चंबल और सीप, इन 3 नदियों का संगम होता है। अब देखते हैं बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं बेड़च, मैनाल, डाई, खारी, सीप, बांडी, कोटारी और मोरेल। इनको भी याद रखना, ये है बनास नदी की सहायक नदियाँ, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनमें जो ये कोटारी नदी है इसमें याद रखना, इस पर मेजा बांध बना हुआ है। याद रखना मेजा बांध कोटारी नदी पर बना हुआ है। आप करते हैं क्वेश्चन सोल्व। जो त्रिवेणी संगम है इनमें दे रखा है पहला बिगोद। हमने देखा था कि जो बनास नदी है इसमें पहला जो संगम है वह बिगोद भीलवाड़ा में होता है। यहाँ पर बनास नदी में बेड़च और मैनाल नदी, ये 2 नदियाँ मिलती हैं, यानी जो बिगोद ए है इसमें आएगा ऑप्शन फर्स्ट।
जो राजमहल है इसमें बनास, डाई और खारी ये नदियाँ मिलती हैं, यानी बीमी सेकंड। जो रामेश्वर घाट हैं यहाँ पर बनास, चम्बल और सीप यानी सीमी थर्ड। जो बेणेश्वर धाम है इसमें मिलती हैं सोम, माई, जाकम यानी डीमी फोर। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 है, यानी क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थर्ड। देखिए जो बेणेश्वर धाम है ये है डूंगरपुर में, इसको भी याद रखना, बेणेश्वर डूंगरपुर में है। यहाँ पर सोम, माई और जाकम इन 3 नदियों का संगम होता है बेणेश्वर में, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ इसको आदिवासियों का धाम भी कहते हैं, यानी आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर धाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या बांगड़ एवं कांटल की गंगा, वन की आशा, कामधेनु या चर्मनवती? जो बनास नदी है इसको अन्य नाम से जाना जाता है वन की आशा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जो बांगड़ एवं कांटल की गंगा है इसको जाना जाता है माही नदी को, यानी माही नदी का अन्य नाम है बांगड़ एवं कांटल की गंगा। जो कामधेनु है यह है चम्बल नदी का अन्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी कितने जिलों में बहती है? बनास नदी 6 जिलों में बहती है। याद रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बनास नदी 6 जिलों में बहती है। इसके अलावा ये भी याद रखना, बनास नदी के अलावा लूणी नदी और जो चम्बल नदी है ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। बनास नदी, लूणी नदी और चम्बल नदी ये तीनों नदियाँ राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट में लिफ्ट नहरें दे रखे हैं और सूची सेकंड में लाभान्वित जिले दे रखे हैं। तो कौन सी लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं इनको सम्मिलित करना है। इससे पहले हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में जानते हैं। जो इंदिरा गांधी नहर है मैंने यहाँ पर मैप में बता रखा है इंदिरा गांधी नहर। देखिए ये है सतलज नदी और ये है व्यास नदी। इन दोनों नदियों का संगम जहाँ पर होता है वहाँ पर बना रखा है हरिके बैराज। जो इंदिरा गांधी नहर है उसका संगम उद्गम होता है हरिके बैराज से। हरिके बैराज सतलज और व्यास नदी के संगम पर हैं, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये पंजाब, हरियाणा से होती हुई राजस्थान में एंटर करती है। ये राजस्थान में जहाँ से एंटर करती है उसका नाम है मसीता वाली हेड। इसका नाम याद रखना, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में जहाँ से एंटर करती है वह करती है मसीता वाली हेड, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर ये राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसका विस्तार है। जो बाड़मेर का गडरा रोड है यहाँ तक इसको ले जाने का प्रस्ताव है। देखे इंदिरा गांधी नहर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से इसका उद्गम होता है। फिर ये पंजाब, हरियाणा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली हेड में इसका एंटर होती है। फिर यह जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसका विस्तार है और इसे गडरा रोड जो कि बाड़मेर में स्थित है वहाँ तक ले जाने का प्रस्ताव है। अब देखें जो राजस्थान नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर है इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर 2 भागों में विभाजित है। एक तो है हरिके बैराज से लेकर जो मसीता वाली हेड है ये, और दूसरा भाग है मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ का। इन 2 भागों में विभाजित हैं। जो पहला भाग है हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड, इसको कहा जाता है राजस्थान फिल्टर, राजस्थान फिल्टर। और जो दूसरा भाग है मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़, इसको कहा जाता है मुख्य नहर। और जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें 7 लिफ्ट नहर और 9 शाखा और 1 उपशाखा है। याद रखना, इंदिरा गांधी नहर में 7 लिफ्ट नहर हैं, 9 शाखाएँ और 1 उपशाखा है। जो ये पॉइंट भी याद रखना, राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में एंटर करती है मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ जिले में। अब देखते हैं इंदिरा गांधी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसका उद्गम सतलज एवं व्यास नदी के हरिके बैराज से होता है। और जो राजस्थान इंदिरा गांधी नहर है इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर का नाम 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम पर
राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। यानी राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित किया था 1984 में। ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब परिवर्तित किया। वो किया गया था 3 नवंबर 1984 को। जो राजस्थान नहर या फिर वर्तमान में इसे कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर, ये 2 भागों में विभाजित हैं। पहला है राजस्थान फिल्टर और दूसरा है मुख्य नहर। अब जो राजस्थान फिल्टर हैं, ये जो इसका आरंभिक स्थल है वहाँ से लेकर मसीता वाली हेड, यानी जो हरी के बैराज हैं जहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, वहाँ से लेकर जहाँ पर ये राजस्थान में एंटर करती है मसीता वाली हेड, वहाँ तक के भाग को कहा जाता है राजस्थान फिल्टर। जो राजस्थान फिल्टर है इसकी कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। और जो दूसरा भाग है वह है मुख्य नहर। मुख्य नहर मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। तो मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में स्थित है, इसे कहा जाता है मुख्य नहर। इसे बाड़मेर के गडरा रोड तक ले जाने का प्रस्ताव है। इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। इस प्रकार राजस्थान फिल्टर की लंबाई है 204 किलोमीटर और जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। इस प्रकार जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी कुल लंबाई हो गई 649 किलोमीटर। अब देखते हैं जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें हैं 7। जो सबसे पहली लिफ्ट नहर है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दूसरी है कुंवर सेन लिफ्ट नहर। तीसरी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। चौथी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। पाँचवीं है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। छठवीं है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और लास्ट लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इनको इसी क्रम में याद रखना। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें हैं इनको इसी क्रम में याद रखना। सबसे पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अब देखें चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर पहली है तो ये हनुमानगढ़ और चूरू इन दोनों जिलों में सिंचाई का कार्य करती हैं। और जो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है ये लास्ट है। इसका मतलब ये जोधपुर और जैसलमेर दोनों जिलों को ये सिंचाई का पानी सप्लाई करती हैं। अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। जो सूची फर्स्ट है इसमें लिफ्ट नहरें दे रखी हैं और सूची सेकंड में लाभान्वित जिले दे रखे हैं। तो पहली लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास। ये इंदिरा गांधी नहर की लास्ट लिफ्ट नहर है। ये जोधपुर और जैसलमेर इन दोनों जिलों को लाभान्वित करती हैं, यानी एमी आएगा थर्ड। एमी थर्ड आएगा। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जोधपुर और जैसलमेर इन दोनों जिलों को लाभान्वित करती हैं। जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हैं ये इंदिरा गांधी नहर की पहली लिफ्ट नहर है, यानी ये हनुमानगढ़ और चूरू इन दोनों जिलों को लाभान्वित करती हैं, यानी बी में आएगा 4। जो पन्नालाल बारूपाल हैं ये बीकानेर एवं नागौर, यानी सी में आएगा फर्स्ट। और जो डॉक्टर करणी सिंह हैं ये करती हैं जोधपुर और बीकानेर, यानी डी में आएगा सेकंड। यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 ये है ऑप्शन थर्ड में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखें जो पन्नालाल हैं इसमें ना आता है तो ना से याद रखना नागौर, यानी ये नागौर जिले को लाभान्वित करती है। पन्नालाल बारूपाल नागौर जिले और बीकानेर जिले को लाभान्वित करती हैं। आई होप आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूरा फैक्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें हैं, याद रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी नहर में जो परियोजना है इसमें लिफ्ट नहरों की संख्या है 7 और जो इसमें शाखा है वो है 9 और एक उप शाखा है। ये भी याद रखना इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एक उप शाखा है, 9 शाखा है और 7 लिफ्ट नहरें हैं। 7 लिफ्ट नहरें हैं, 9 शाखा, एक उप शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर के चारों ओर विस्तृत तस्तरीनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। क्या इनको गिरवा कहते हैं, बाकर कहते हैं या बोराट का पठार कहते हैं
या मेसा का पठार कहते हैं। देखिए, जो उदयपुर के चारों ओर विस्तृत तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, इनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर, इसके निकट कौन सा पठार स्थित है? क्या वो बोराट का पठार है, क्या मेसा का पठार है, या उड़िया का पठार है, या ऊपरमाल का पठार है? देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके निकट जो पठार है उसे कहा जाता है उड़िया का पठार। यानी उड़िया का पठार स्थित है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसके निकट। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पठार हैं, जिनमें बोराट का पठार, जो बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ से लेकर जो गोगुंदा के मध्य पठार है, इसे कहा जाता है बोराट का पठार। इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। याद रखना, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य जो पठार स्थित हैं उसे कहा जाता है बोराट का पठार। इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। जो लसाड़िया का पठार है ये हैं जयसमंद झील से पूर्व में विस्तृत हैं, जो कटाफटा व विच्छेदित हैं। याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आता है, जयसमंद झील से पूर्व में स्थित कौन सा पठार है जो कटाफटा व विच्छेदित हैं? वह है लसाड़िया का पठार। और जो बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलियाँ तक का पठार है उसे कहा जाता है ऊपरमाल का पठार। इन तीनों पठारों को याद रखना। और उड़िया का पठार, उड़िया का पठार जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके निकट स्थित है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य और सूची सेकंड में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, इनको सुमेलित करना है। जो बंद बरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भरतपुर में स्थित हैं, यानी ए में आएगा थर्ड। और जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। देखिए, जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ इन दोनों जिलों में स्थित हैं। यहाँ पर ऑप्शन में प्रतापगढ़ नहीं है, इसलिए चित्तौड़गढ़ आएगा। यानी जो बंद बरेटा है ये भरतपुर में, यानी ए में थर्ड। जो सीता माता अभ्यारण्य है ये चित्तौड़गढ़ में, यानी बी में फोर। जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये जयपुर में स्थित हैं, यानी सी में फर्स्ट। और जो फुलवाड़ी की नाल हैं ये हैं उदयपुर में, यानी डी में सेकंड। इस प्रकार 3, 4, 1, 2 ये हैं ऑप्शन थर्ड में। 3, 4, 1, 2 यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखिए, राजस्थान में कुल टोटल वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या है 26। ये फैक्ट भी याद रखना, राजस्थान में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या है 26। इनमें बंद बरेटा अभ्यारण्य भरतपुर में, और जो सीता माता अभ्यारण्य ये हैं प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिले में। याद रखना, जो सीता माता अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। और यहाँ पर उड़न गिलेरियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, उड़न गिलेरियाँ सीता माता अभ्यारण्य में। और जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये जयपुर में स्थित हैं। फूलवाड़ी की नाल ये उदयपुर में स्थित हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।